गुड मॉर्निंग माय डियर फ्रेंड्स एंड स्टूडेंट्स। आज ज्योग्राफी के सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक के रूप में और काफी ज्यादा चर्चित टॉपिक है, इंटरेस्टिंग टॉपिक है कि वो है कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी। कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी के साथ साथ जो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक इससे जुड़ा हुआ है वो है प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी। यानी आज हम चर्चा करेंगे प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी की, प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत की। अब आपके मन में एक बात आ रही होगी कि प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत क्यों पढ़ना चाहिए या क्यों सिलेबस में रखा गया या क्यों आवश्यक है। तो पहली बात तो आप सभी लोग यह जानिए कि पृथ्वी पर कॉन्टिनेंट्स यानी महाद्वीप हैं और महासागर हैं। आप सभी लोग जान रहे हैं, आप लोगों ने पढ़ा भी होगा कि अगर हम अर्थ की बात करें, पृथ्वी की बात करें, तो पृथ्वी पर या तो आपको वाटर दिखाई देगा यानी जल का क्षेत्र दिखाई देगा, या आपको लैंड एरिया दिखाई देगा। यानी पृथ्वी पर या तो पानी है, या तो जल है, या तो लैंड एरिया है। ये एक सामान्य सी बात है जो आप सभी लोग जान रहे होंगे कि दो चीजें बृहत रूप में आपको या भूमि दिखाई देगी। अब निश्चित सी बात है, वाटर या लैंड दो चीजें आपको पूरे अर्थ पर दिखाई देती हैं। लैंड एरिया की अगर बात करते हैं तो आप सभी लोग जान रहे हैं इस 70.8% पार्ट पर आपका वाटर बॉडी रीजन है, और रेस्ट यानी इससे बचा हुआ जो पार्ट्स है 29.2% एरिया पर आपका लैंड एरिया है। यानी जल के क्षेत्र की बात करते हैं तो अप्रोक्सीमेट 71% पर पूरी अर्थ पर, पूरी पृथ्वी पर 71% भाग पर केवल पानी मौजूद है, केवल जल का क्षेत्र मौजूद है। सुनकर के बड़ा आश्चर्य होता है कि जब हम बात करते हैं, न्यूज़पेपर सुनते हैं, न्यूज़ सुनते हैं और ग्लोबल वार्मिंग की चर्चा करते हैं, तो सबसे पहला खतरा मंडराता है कि हमारे लिए पेयजल की सुविधा नहीं होगी, आने वाले वक्त में जल उपलब्ध नहीं होगा। लेकिन पृथ्वी पर देखिए लगभग लगभग 71%, 71%, 70.8% क्षेत्र पर पानी है। फिर भी हमारे पास पानी की समस्या हो रही है। विश्व के कई देश पानी के बिना जीवन चला रहे हैं या बहुत ही संकट के साथ उन्हें जल की उपलब्धता हो पा रही है। मानव जीवन या जीव जंतुओं के अस्तित्व पर खतरा मंडरा रहा है जल को लेकर के। लेकिन इस पर विस्तार से चर्चा किया जाएगा कभी। इसके बाद मैंने कहा कि 29.2% पर, अप्रोक्सीमेट 29% कह सकते हैं, 29% भाग पर भूमि उपलब्ध है। तो जल और भूमि का जो यह बंटवारा है यह कैसे हुआ। और जब हम भूमि की बात करते हैं तो आप सभी लोग जानते हैं कि जब लैंड एरिया की बात किया जाए तो यहां पर एक नाम जरूर आएगा, वो है कॉन्टिनेंट्स, महाद्वीप। जब हम लैंड की बात करें तो हमारे जेहन में या हमारे सामने एक चित्र गुजरेगा और उस चित्र को हम कहेंगे महाद्वीप या कॉन्टिनेंट। यानी बिगेस्ट लैंड मास दैट इज नोन एज द कॉन्टिनेंट्स। बड़े भूभाग का क्षेत्र जहां पर अत्यधिक भूमि का विस्तार हो उसे हम क्या कहते हैं, महाद्वीप कहते हैं। और वहीं दूसरी ओर जब वाटर बॉडी रीजन की बात करते हैं तो आपके मन में एक विचार आएगा और वह आएगा महासागर का, ओशन का। यानी अगर बात करें तो अगला विचार आएगा ओशन का या महासागर का। यानी पृथ्वी पर दो चीजें आपने देखी। कौन कौन सी चीजें देखी? पहला देखा महाद्वीप, दूसरा देखा महासागर। यानी पृथ्वी पर या तो महाद्वीप है या तो महासागर है।
महाद्वीपों में मानव जीवन, वनस्पति यानी जंगल, एनिमल्स, जीव जंतु, सारी चीजें, रेत, रेगिस्तान, पहाड़, पर्वत, ये सारी नदियां, झीलें, तालाब, ये सारी चीजें हमें मौजूद दिखाई देती हैं। इसका यह कतई मतलब नहीं कि जीव जंतु वनस्पतियां महासागर में नहीं हैं, हैं, वहां भी मौजूद हैं, लेकिन उनमें डिफरेंस है। यानी महाद्वीप में रहने वाली वनस्पति जीव जंतु अलग है, मानव अलग है, और महासागर में रहने वाले जीव जंतु वनस्पतियां अलग हैं, उनकी विशेषताएं अलग हैं। तो महाद्वीप और महासागर का विभाजन होता है। आज जो हम चर्चा करने वाले हैं, खास करके प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी की जब हम बात करते हैं, तो प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी के जाने से पहले, यानी उस पर पहुंचने से पहले, आपका महत्वपूर्ण टॉपिक आता है, दैट इज नोन एज द कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी, महाद्वीपीय प्रवाह सिद्धांत, जिस पर आधारित है प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी, प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत। भूगोल का सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक, इंपॉर्टेंट टॉपिक, उसी पर आधारित है, राइट। तो आगे अगर बात किया जाए, तो मैंने बताया कि आज का जो हमारा टॉपिक होगा वो होगा प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी। प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी या प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत। अब अगर प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी की बात करें, तो मैंने कहा प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी या प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत की जब बात करते हैं, इस प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत को हैरी हेस महोदय ने दिया था। हैरी हेस महोदय ने प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत का प्रतिपादन किया। आगे चल करके मार्गन जैसे लोगों ने इसे एक्सप्लेन करने का काम किया। सब ज्योग्राफर थे, भूगोलवेत्ता थे, जिन्होंने इसे एक्सप्लेन करने का काम किया। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि यह सिद्धांत, प्लेट विवर्तन की सिद्धांत, आधारित है कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी पर। किस पर आधारित है? महाद्वीपीय प्रवाह सिद्धांत पर आधारित है। महाद्वीपीय प्रवाह सिद्धांत पर आधारित है। तो निश्चित सी बात है, प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी पर जाने से पहले हमें किसके बारे में जानना है? महाद्वीपीय प्रवाह सिद्धांत के बारे में जानना है। अब एक चीज मुझे बताओ, आप सभी लोग, कि सामान्य सी प्रक्रिया है, क्या आपके मन में कभी विचार आया? हम आप सभी जानते हैं कि इस पूरे ब्रह्मांड में, पूरे यूनिवर्स में, अगर हम यूनिवर्स की बात करते हैं, तो पूरे ब्रह्मांड में प्रत्येक चीजें जो हमें दिखाई देती हैं या हमें महसूस होती हैं, फील होती हैं, क्या वो अपने आप निर्मित हो गई? मन में एक विचार तो आना चाहिए, आप तैयारी कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं? आप कोई एग्जाम दे रहे हैं या नहीं दे रहे हैं? एक सामान्य जनजीवन में भी यह विचार आना चाहिए कि क्या यूनिवर्स में जो सारी चीजें मौजूद हैं, क्या वह शुरुआत से ऐसी ही थी, या सारी चीजें बाद में बनी? और बनी तो कैसे बनी? कई बार होता है हमारे मन में विचार आता है, फिर हम उसे वहीं पर छोड़ देते हैं। खास करके आप अगर यूपीएससी के विद्यार्थी हैं, आप सिविल सर्विसेज का एग्जाम देने जा रहे हैं, तो आपके मन में यह विचार जरूर आएगा कि ऐसा है तो क्यों है।
ठीक है, हम यह मान सकते हैं कि हमारी टेक्नोलॉजी, हमारा तकनीकी ज्ञान या हमारा ज्ञान अभी वहां तक नहीं पहुंचा है कि हम उन सारी चीजों को 100% समझ पाए। लेकिन जहां तक हमारे साइंटिस्ट, हमारे जोग्राफर या जानकार अपनी नॉलेज को पहुंचा पाए हैं, अपने ज्ञान को पहुंचा पाए हैं, जानकारी इकट्ठा कर पा रहे हैं, कम से कम वहां तक तो जानने का प्रयास करना चाहिए, स्वाभाविक रूप में करना चाहिए। तो यहां अगर बात करोगे तो अभी पीछे मैंने बताया कि पृथ्वी पर दो बड़ी संरचनाएं दिखाई देती हैं, यानी दो बड़े आकार की चीजें दिखाई देती हैं। एक तो दिखाई देता है महाद्वीप का क्षेत्र और दूसरा दिखाई देता है महासागर का क्षेत्र। तो क्या महाद्वीप और महासागर शुरुआत से थे, या पृथ्वी का जैसे ही निर्माण हुआ महाद्वीप और महासागर हो गए? इसी को बताता है कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी, कि महाद्वीप और महासागर कैसे बने। निश्चित सी बात है, धीरे धीरे जैसे जैसे वैज्ञानिकों और भूगोलवेत्ताओं ने आविष्कार किया, आविष्कार के साथ साथ अपने ज्ञान की सीमा को बढ़ाया, तब उन्होंने यह जाना कि पृथ्वी जो है वो कई लेयर्स में बटी हुई है, कई परतों में बटी हुई है। और उन्हीं परतों के आधार पर आज तक जो हमारे पास जानकारी एकत्रित हो पाई, उसी पर आधारित है महाद्वीपीय प्रवाह सिद्धांत। यानी महाद्वीपीय प्रवाह सिद्धांत बताने का कार्य करता है कि महाद्वीपों का निर्माण कैसे हुआ या महासागरों का निर्माण कैसे हुआ, यह बताने का कार्य करता है। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं महाद्वीपीय प्रवाह सिद्धांत की। कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी, महाद्वीपीय प्रवाह सिद्धांत। एक जर्मन जलवायुवेत्ता थे, क्लाइमेटोलॉजिस्ट थे, प्रोफेसर अल्फ्रेड वैगनर। कौन थे? प्रोफेसर अल्फ्रेड वैगनर। ये जलवायु वैज्ञानिक थे और ये रिसर्च कर रहे थे जलवायु पर, क्लाइमेटोलॉजी पर, क्लाइमेट पर, खास करके क्लाइमेटिक चेंज और अन्य चीजों पर ये रिसर्च कर रहे थे क्लाइमेट पर, कि एक लंबे समय अंतराल में किस प्रकार से पूरे जलवायु पर, क्लाइमेट पर चेंजेस दिखाई दे रहा है। और जलवायु का अध्ययन करते करते जब इन्होंने पूरे, खास करके महाद्वीपों के किनारों पर एक अध्ययन किया क्लाइमेट से संबंधित चीजों के बारे में, तो इन्हें कुछ अजीबोगरीब सिचुएशन दिखाई दी। इन्हें अगर बात किया जाए तो लेमिंग मछली दिखाई दी, लेमिंग फिश के अवशेष दिखाई दिए, कुछ वनस्पतियां दिखाई दी, और पूरी पृथ्वी की आज की संरचना को देखा जाए तो ध्यान से देखिएगा कि अगर आज की पूरी पृथ्वी की संरचना को, मैप को आप ध्यान से देखेंगे तो यह दिखाई देगा अगर मैं पूरी पृथ्वी की संरचना को अगर सामान्य सी प्रक्रिया है, अगर मैं बात करूं कि आप
पूरे वर्ल्ड के मैप को देखते चाहें तो लमसम ऐसे आकार का आपको पूरा मानचित्र दिखाई देगा। समझने के लिए समझिएगा कि इन्होंने जब अध्ययन किया तो इन किनारों पर जब इन्होंने, यानी दक्षिणी अमेरिका, क्योंकि ये नॉर्थ अमेरिका है, साउथ अमेरिका है, अफ्रीका है, यूरोप है, एशिया है, ऑस्ट्रेलिया का रीजन है, जब इन्होंने दक्षिणी अमेरिका के तटों का अध्ययन किया, यानी पूर्वी तट का अध्ययन किया, और अफ्रीका के पश्चिमी तट का अध्ययन किया, तो यहां की विशेषताएं सेम दिखाई दी। यानी साउथ अमेरिका का पूर्वी तट और अफ्रीका का पश्चिमी तट पर पाई जाने वाली वनस्पतियों के अवशेष और लेमिंग मछली आदि के जो अवशेष और अन्य बहुत सारी वनस्पतियां और जीवों के अवशेष एक जैसे दिखाई दिए। तब उनके मन में संदेह पैदा हुआ कि ऐसा कैसे हो सकता है कि हजारों किलोमीटर की दूरी पर, सैकड़ों किलोमीटर की दूरी पर होने के बाद भी दोनों की विशेषताएं सेम हैं, दोनों जगह एक जैसी वनस्पतियां पाई जा रही हैं, दोनों जगह एक जैसे जीव जंतु पाए जा रहे हैं, ऐसा कैसे पॉसिबल है। फिर उन्होंने इस किनारे पर रिसर्च किया और यूरोप के पश्चिमी तट पर रिसर्च किया, यहां भी सेम कंडीशन दिखाई दी, लगभग मिलती जुलती वनस्पतियां और जीव जंतु के अवशेष दिखाई दिए। अफ्रीका का पूर्वी तट, मेडागास्कर के तटों का अध्ययन किया गया, भारतीय महाद्वीप के पश्चिमी तट का अध्ययन किया गया, ऑस्ट्रेलिया के पश्चिमी तट का अध्ययन किया गया, तो यहां की विशेषताएं भी सेम मैच करती हुई दिखाई दी। अब निश्चित सी बात है, हमारे आपके मन में विचार आएगा कि ऐसा कैसे पॉसिबल है। ऐसा कैसे संभव है, यह विचार आया अल्फ्रेड वैगनर जी के मन में। तब उन्होंने इस पर और रिसर्च करना शुरू किया, यहां पर पाई जाने वाली मिट्टी के खनिज तत्वों का अध्ययन करना शुरू किया, और इन्होंने पाया कि सभी किनारों पर, खास करके नजदीकी किनारों पर, चाहे वो दक्षिणी अमेरिका का पूर्वी तट हो, अफ्रीका का पश्चिमी तट हो, या अफ्रीका का पूर्वी तट हो, भारतीय महाद्वीप का पश्चिमी तट हो, नजदीक के तटों की विशेषताएं और मिनरल्स मिट्टी के एक जैसे पाए गए। अब आप समझ सकते हैं कि एक जैसे कैसे हो सकते हैं, तभी हो सकते हैं जब एक रहा हो, कोई चीज एक रही हो और वो टूट गई हो, अलग हो गई हो, राइट। यानी कोई भी चीज जो कभी एक थी, समय के साथ अलग हुई। तो इन्होंने एक निष्कर्ष निकाला कि सारे महाद्वीप, आज जो पृथ्वी पर सारे कॉन्टिनेंट मौजूद हैं, वो चाहे उत्तरी अमेरिका हो, दक्षिणी अमेरिका हो, अफ्रीका हो, यूरोप हो, या एशिया का रीजन हो, ऑस्ट्रेलिया का रीजन हो, मेडागास्कर हो, या छोटे छोटे द्वीपीय क्षेत्र हो, इवन अंटार्कटिका का रीजन भी हो, तब भी एक समय ऐसा था कि सारे के सारे महाद्वीप एक दूसरे से जुड़े हुए थे। क्या थे? ज्वाइंट थे, सब जुड़े हुए थे। अब आप सोच रहे होंगे कि कैसे जुड़े हुए थे। तब अल्फ्रेड वैगनर महोदय ने बताने का कार्य किया कि पृथ्वी पर जितना भी लैंड मास है, वो सारा का सारा लैंड मास नियर बाई एक साथ जुड़ा हुआ था, और उस जुड़े हुए बृहत लैंड मास को इन्होंने नाम दिया पैंजिया। क्या नाम दिया? पैंजिया। इसको इन्होंने नाम दिया पैंजिया। पृथ्वी पर जितना भी
भूमि का क्षेत्र है, लैंड एरिया है, वो एक दूसरे से सारा का सारा जुड़ा हुआ था। दैट इज नोन एज द पैंजिया। उसे हम पैंजिया के नाम से जानते हैं। और इस पैंजिया के चारों तरफ, इस पैंजिया के चारों तरफ छोटे छोटे द्वीपीय क्षेत्र और अन्य चीजें तो मौजूद थी ही, और सबसे बड़े विशाल वाटर बॉडी रीजन यानी जल का क्षेत्र मौजूद था। यानी पैंजिया चारों तरफ जलीय क्षेत्रों से घिरा हुआ था। और जिस जलीय क्षेत्र से यह चारों तरफ से घिरा हुआ था, उसे क्या नाम दिया जाता है? उसे नाम इन्होंने दिया पैंथालासा। क्या नाम दिया दोस्तों? पैंथालासा नाम दिया। अब आप सोच रहे होंगे कि पैंजिया और पैंजिया के चारों तरफ फैला हुआ एक विशाल महासागर का क्षेत्र, दैट इज नोन एज द पैंथालासा। यानी अगर बात किया जाए तो इसके चारों तरफ फैला हुआ जो महासागर था उसको कहते हैं पैंथालासा। क्या नाम दिया इन्होंने? पैंथालासा नाम दिया। तो एक तो पैंजिया, और पैंजिया के चारों तरफ फैला हुआ जो भूभाग था उसे हम पैंथालासा कहते हैं। समय के साथ धीरे धीरे अगर बात करें तो इस पैंजिया में टूटन होती है, विखंडन पैदा होता है। हालांकि बताया जाता है इस पैंजिया के आसपास कई छोटे छोटे जलीय क्षेत्र थे, यानी छोटे छोटे सागर और खंड मौजूद थे। पृथ्वी के आंतरिक बल के कारण, इंटरनल फोर्स के कारण, गुरुत्वाकर्षण बल के कारण, ज्वारीय बल के कारण, अगर मैं बात करूं पृथ्वी के इंटरनल फोर्स के कारण, आंतरिक बल के कारण, ज्वारीय बल के कारण, गुरुत्वाकर्षण बल के कारण इस पैंजिया में विखंडन शुरू होता है, यानी टूटन शुरू होती है। और पैंजिया जब टूटने लगता है, तो पैंजिया जब टूटना इस प्रारंभ होता है तो लगभग लगभग पैंजिया दो टुकड़ों में बटा हुआ दिखाई देता है। चारों तरफ आप जानते ही हैं कि पैंथालासा का क्षेत्र था, यानी विशाल जलीय क्षेत्र मौजूद था। और जब टूटन पैदा हुई तो मध्य भाग में भी जलीय क्षेत्र मौजूद हो गया। यह बताया जाता है, अनुमान लगाया जाता है, तो बीच का जो भाग था जल का वो कहलाया टेथिस सी, टेथिस सागर। यानी मध्य भाग में टेथिस सागर मौजूद हो गया। और इस टेथिस सागर के नॉर्दर्न पार्ट को जो नाम दिया गया वो नाम दिया गया अंगारा लैंड। अंगारा लैंड। इसी को लॉरेंसिया भी कहा जाता है। यानी अंगारा लैंड कहिए या लॉरेंसिया का क्षेत्र कहिए, सदर्न पार्ट को जो नाम दिया गया दैट इज नोन एज द गोंडवाना लैंड। यानी उत्तरी भाग तो अंगारा लैंड कहलाया, दक्षिणी भाग गोंडवाना लैंड कहलाया। तो अंगारा लैंड और गोंडवाना लैंड का रीजन डेवलप हो गया, राइट। आगे चल करके इसी अंगारा लैंड में और गोंडवाना लैंड में, यानी उत्तरी हिस्सा अंगारा लैंड, दक्षिणी हिस्सा गोंडवाना लैंड, तो अंगारा लैंड और गोंडवाना लैंड में फिर से पुनः विखंडन प्रारंभ होता है, यानी इसमें फिर से टूटन पैदा होती है। और जब अंगारा लैंड और गोंडवाना लैंड में विखंडन की प्रक्रिया शुरू होती है तो अंगारा लैंड से ही आगे चल करके कुछ महाद्वीपों की संरचना बनती है, जिसमें नॉर्थ अमेरिका यानी उत्तरी अमेरिका, यूरोप,
एशिया, इन दोनों को मिला करके ही यूरेशिया कहते हैं इसे। ग्रीनलैंड, उत्तरी अमेरिका, यूरोप, एशिया यानी यूरेशिया का रीजन और ग्रीनलैंड जैसी संरचनाओं का निर्माण हुआ। यानी कुल मिलाकर के अगर बात किया जाए तो ये सारी संरचनाएं डेवलप हुई। ठीक है। जब गोंडवाना लैंड का विखंडन हुआ तो गोंडवाना लैंड के विखंडन से किन किन संरचनाओं का निर्माण हुआ? तो साउथ अमेरिका, साउथ अमेरिका यानी दक्षिणी अमेरिका की बात कर रहे हैं हम, अफ्रीका, अफ्रीका के बाद अगर बात करें तो इंडियन पेनिनसुला रीजन यानी भारतीय उपमहाद्वीप या भारतीय महाद्वीप का रीजन जो है, भारतीय प्रायद्वीप का रीजन, इंडियन पेनिनसुला रीजन। ऑस्ट्रेलिया, यानी कुल मिलाकर के अगर बात करें तो आपने जाना कि अंगारा लैंड से उत्तरी अमेरिका, यूरोप, एशिया, ग्रीनलैंड जैसी संरचनाओं का निर्माण होता है। वहीं गोंडवाना लैंड से दक्षिणी अमेरिका, अफ्रीका, भारतीय प्रायद्वीप का रीजन, ऑस्ट्रेलिया आदि का और मेडागास्कर आदि का क्षेत्र निर्मित होता है। ध्यान में रखिएगा, नोट डाउन कर लीजिएगा, सारी चीजें महत्वपूर्ण है, जरूर ध्यान रखना है। अब प्रिय बच्चों, जब ये सारी चीजें दिखाई देती हैं कि ऐसा हुआ, तब इसके बाद क्या होता है? तब इन्होंने बताया कि अल्फ्रेड वैगनर महो ने बताया कि जब महाद्वीपीय संरचना एक दूसरे से दूर होने लगी, टूट करके एक दूसरे से दूर हुई डाइवर्जन में, पृथ्वी के आंतरिक बल, गुरुत्वाकर्षण बल, ज्वारीय बल आदि के कारण वो एक दूसरे से दूर होती चली गई। दूर होने की प्रक्रिया हुई तो मध्य का भाग खुलने लगा, और मध्य का भाग जब खुलने लगा तो वहीं पर जल का भराव हुआ, और उसी जल के भराव से यानी पैंथालासा का जो क्षेत्र था, पैंथालासा का जो पानी था वो मध्य भागों में फिरता चला गया, रुकता चला गया, और वही आपके आगे चल करके अटलांटिक महासागर, हिंद महासागर, आर्कटिक महासागर और दक्षिणी महासागर के रूप में जन्म लेता है। कौन कौन से महासागर के क्षेत्र डेवलप हुए इसके द्वारा अगर मैं बात करूं तो आपका अटलांटिक महासागर का क्षेत्र डेवलप हुआ इन महाद्वीपों की संरचना से। अटलांटिक ओशन डेवलप हुआ, इंडियन ओशन यानी भारतीय या हिंद महासागर जिसे कहते हैं, इंडियन ओशन, हिंद महासागर का क्षेत्र, आर्कटिक ओशन, आर्कटिक महासागर का क्षेत्र, और सदर्न ओशन, दक्षिणी महासागर का क्षेत्र डेवलप हुआ। दोस्तों सबसे बड़ी मजेदार बात यह है कि जैसे जैसे चीजें डेवलप होती चली गई तो आपके महासागर भी खुलते चले गए, यानी महाद्वीप और महासागरों का निर्माण हो गया। अब आपके मन में एक विचार आना चाहिए या आया होगा कि सर आपने एक महासागर तो छोड़ ही दिया, प्रशांत महासागर, पैसिफिक महासागर, पैसिफिक ओशन। तो मेरे प्रिय बच्चों, सामान्य रूप में मित्रों आपको ध्यान में रखना है कि इन महासागरों के साथ साथ जो पैसिफिक ओशन है, प्रशांत महासागर है, वो पैंथालासा का हिस्सा है। किसका हिस्सा है? पैंथालासा का हिस्सा है। ठीक है, उम्मीद करता हूं सारी चीजें बेहतर लग रही होंगी, समझ में आ रही होंगी, आप बोर नहीं हो रहे होंगे
और बेहतर तरीके से चीजों को समझ रहे होंगे। जो आपका पैसिफिक ओशन है, विश्व का सबसे विशाल महासागर है, वह ऐसा माना जाता है कि पैंथालासा का ही पार्ट है। किसका हिस्सा है? पैंथालासा का पार्ट है। यह पैंथालासा का हिस्सा है। तो आपने देखा कि कौन कौन से महासागर निर्मित हुए? अटलांटिक, इंडियन, आर्कटिक और सदर्न ओशन। और पैंथालासा को हम मान लेते हैं कि पैंथालासा ही आगे चल करके जो बचा वो प्रशांत महासागर के रूप में डेवलप हो गया। उसे हम प्रशांत महासागर का नाम दे देते हैं। इसके बाद अगर मैं बात करूं तो एक चीज और जानना है आप सभी लोगों को। क्या जानना है? कि अगर बात किया जाए कि जब महाद्वीपों के निर्माण की प्रक्रिया हुई तो मैंने आपको बताया कि अंगारा लैंड से कौन कौन से रीजन निकले। तो अंगारा लैंड से नॉर्थ अमेरिका निकला, ग्रीनलैंड और यूरेशिया का रीजन, यूरोप और एशिया वाला रीजन। ये तो अंगारा लैंड से। गोंडवाना लैंड से जब बात करते हैं तब साउथ अमेरिका, अफ्रीका, मेडागास्कर, इंडियन पेनिनसुला रीजन, ऑस्ट्रेलिया, इन सारे क्षेत्रों का विकास हुआ। फिर आपके मन में एक विचार आया होगा कि सर एक तो रह ही गया। कौन सा रह गया? अंटार्कटिका रह गया। उसका तो आपने नाम ही नहीं लिया। वो भी तो महाद्वीप है। बिल्कुल सच है। अगला रह गया अंटार्कटिका। और यह जो अंटार्कटिका है इसे रिमेनिंग पार्ट्स ऑफ द पैंजिया कहा जाता है। पैंजिया का बचा हुआ भाग दक्षिण की तरफ चला गया, दक्षिणी भाग, और उसे कहा गया अंटार्कटिका। तो ये किसका पार्ट है? पैंजिया का पार्ट है। तो आपने दो चीजें देखी, पैंथालासा का पार्ट प्रशांत महासागर, पैंजिया का पार्ट बचा हुआ अंटार्कटिका कहलाया। तो इस प्रकार से आपने देखा कि अल्फ्रेड वैगनर महोदय ने यह सिद्धांत दिया और समझाने का यह प्रयास किया कि किस प्रकार से पृथ्वी पर अगर हम बात करें, पृथ्वी पर महाद्वीपों की संरचना का निर्माण हुआ और अन्य सारी चीजें डेवलप हुई। हालांकि आगे चल करके अल्फ्रेड वैगनर महोदय के सिद्धांत पर जब चर्चा हुई, 1912 में इन्होंने यह सिद्धांत दिया था। 1912 में उन्होंने अपनी बातों को रखने का प्रयास किया, लेकिन 1912 में यह लोगों तक नहीं जागरूक हुआ, पॉपुलर नहीं हो पाया। जब 1922 में 1922 में इन्होंने एक बुक पब्लिश की या अपनी थ्योरी पब्लिश की, बुक के माध्यम से चर्चा में आया, तब 1922 में यह काफी ज्यादा चर्चा में आया। आगे चल करके इसी सिद्धांत को सुधारने का प्रयास कई ज्योग्राफर ने किया, इसमें अपनी चीजों को जोड़ा और जोड़ करके इसे ज्यादा से ज्यादा विस्तारित करने का प्रयास किया। ठीक है, तो इसी के माध्यम से यह प्रक्रिया सारी निकल करके आई। अब निश्चित सी बात है, अल्फ्रेड वैगनर महोदय जिन्होंने ग्लोब्स प्लास्पोटेरिस वनस्पति की बात करें, लेमिंग मछली की बात करें या अन्य विभिन्न प्रकार की वनस्पतियों और जीव जंतुओं के अवशेषों की बात करें, तो उस पर उन्होंने अध्ययन करते हुए, क्लाइमेट का अध्ययन करते हुए इन सारी सिचुएशंस को बताया किस प्रकार से इन महाद्वीप और महासागरों का निर्माण हुआ है। ठीक है, उम्मीद करता हूं ये सारी चीजें आपको बेहतर लगी होंगी। इसके साथ अगर बात करें तो इसी पर आधारित है आपका प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत, प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी। कौन सा सिद्धांत?
प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी इसी पर पूरी तरीके से आधारित है, इसी पर वह बेस्ड है, राइट। तो प्रिय दोस्तों, अगले पार्ट में हम निश्चित रूप से चर्चा करेंगे, और चर्चा क्या करेंगे, आपके प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी की, यानी इसके अगले पार्ट की चर्चा करेंगे। साथ के साथ मैं कहना चाहूंगा कि आप सभी लोग ज्यादा से ज्यादा संख्या में वीडियो को लाइक करिए, वॉच करिए और कंटिन्यू देखिए और जुड़े रहिए मेरे साथ। एक चीज और विशेष रूप से आप सभी लोगों को ध्यान देना है कि अगर बात किया जाए समझने की या समझाने की, तो मैं पूरा प्रयास करता हूं कि आपको बेहतर तरीके से चीजें समझ में आए और आप बेहतर तरीके से उसका लाभ ले पाए। तो उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग अपनी सफलता के लिए और ज्ञान के लिए और साथ में एंजॉय करते हुए शिक्षा ग्रहण करने के लिए मेरे साथ जुड़े रहेंगे। एक लाइन कही जाती है कि खुद ही को कर बुलंद इतना, खुद ही को कर बुलंद इतना कि खुदा बंदे से पूछे, कि खुदा बंदे से पूछे बता तेरी रजा क्या है, बता तेरी रजा क्या है। मतलब ये कि इतना आप मेहनत करिए, इतना लेबर करिए ईमानदारी से अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए, कि एक समय ईश्वर स्वयं आपके सामने आ जाए और यह कहे कि प्रिय विद्यार्थी, प्रिय बच्चे, आप मुझे बताओ कि आपको क्या चाहिए, जो आपको चाहिए वो मैं आपको दूंगा। यानी याद रखिएगा, हम हो या कोई भी हो, हम में कोई कमी नहीं है। कमी है तो सिर्फ अच्छे मेहनत की, अच्छे लगन की और ईमानदारी से कार्य करने की। तो लगे रहिए, पढ़ते रहिए, लगे रहिए, जानते रहिए, पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए मेरे साथ और जुड़े रहिए मेरे साथ। हैव अ गुड डे, बाय बाय दोस्तों।